तो निर्वाचन, ये यूरोप में चल रहा था। व्यक्ति के मानव अधिकार और व्यक्ति के उच्च अधिकार को लेकर के स्वतंत्र निर्वाचन कि पब्लिक वोट डालेगी और जनता स्वयं जो है राष्ट्र का निर्माता बनेगी और जो है निर्वाचन होगा। तो ये भी वहीं से है। नेक्स्ट, संसदीय सरकार की अवधारणा। संसदीय सरकार की अवधारणा ये भी यूरोपीय उदारवाद से लिया है नेहरू ने। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता कोई भी पंथ, धर्म, जातिवादी के बीच की जो है राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। और जो है राज्य किसी धर्म के, सभी धर्मों का इज्जत करेगा, सम्मान करेगा, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। धर्म के प्रति निरपेक्ष, तटस्थता की नीति। जात पात, धर्म आदि के दुष्चक्र से राजनीति को अलग रखना, यही काम था इसका। और इसी कारण भारत जो है आधुनिक राष्ट्र बन सका। आधुनिक भारत के निर्माण में उदारवाद की नीति जो अपनाया, और उदारवाद कहाँ से लिया था? पाश्चात्य से। और पाश्चात्य उदारवाद में ये सारी बातें थी जिसे नेहरू ने इस चीज़ों का भारत के निर्माण में इन्होंने इसका जो है इस सब नीतियों का लागू किया। और संविधान में भी दिखाई देता है ये सारी नीतियाँ, जिससे भारत आधुनिक बन सका। दूसरा, एक खत्म हो गया। दूसरा, आर्थिक नीति। रखना जिससे भारत, इसको जोड़ते हैं, जिससे भारत आधुनिक राष्ट्र बन सके। जोड़ दिए, इसको पैक कर दिए पैराग्राफ को। मॉडर्न आधुनिक राष्ट्र तब बनेगा जब व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा होगी, अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति का मतलब हुआ हम स्वयं में बोलने के लिए आज़ाद रहें। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया चौथा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो आज़ाद रहे और सरकार के जो कामकाज का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करे, उसको बोलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। स्वतंत्र निर्वाचन हमने बता दिया है। संसदीय सरकार की अवधारणा, संसदीय सरकार हमारे भारत में लागू है और ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है। संसदीय सरकार का मतलब ये हुआ कि पब्लिक जो है, पब्लिक चुनेगी अपने प्रतिनिधि को और अपने प्रतिनिधि को संसद भेजेगी, जिससे उसका सारी स्थानीय मांगों को पूरा किया जा सके। इससे जो है आधुनिक भारत का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका थी ये सब चीज़ की। पंथ निरपेक्षता, राज्य किसी धर्म को, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा लेकिन राज्य सभी धर्मों की इज्जत करेगा। जात पात, धर्म आदि के दुष्चक्र से राजनीति को अलग रखा। हम लोग देखे मध्यकाल में भी देखे कि जब कुछ ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने जो है राजनीति को धर्म से अलग रखा है। ठीक है। उसमें अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले था, उन्होंने, हाँ, और MBT भी देखे हम लोग,
कि उन्होंने भी जो है धर्म को अलग रखा राजनीति से। तो नेहरू जी को भी पता था कि आधुनिक राष्ट्र अगर बनाना है तो हमको पंथनिरपेक्ष और जात पात धर्म के दुष्चक्र से राजनीति को अलग रखना होगा, तभी हमारा देश जो है आधुनिक बन पाएगा। तो ये भूमिका। दूसरा, आर्थिक नीति देखेंगे। मिटा दें इसको। दूसरा है आर्थिक नीति। क्या ऐसा आर्थिक नीति का अवलंबन किया, क्या ऐसा आर्थिक नीति को अपनाया कि भारत आधुनिक बन गया? तो देखेंगे नेहरू जी ने क्या ऐसा आर्थिक नीति में इसकी भूमिका थी। पहला देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस वक्त विश्व में दो प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। पहला कौन कौन? समाजवादी, पूंजीवादी। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगुवाई कौन कर रहे थे? हाँ, रूस, यूएसएसआर, सोवियत संघ समर्थित देश। और पूंजीवादी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? अमेरिका और उसके समर्थित देश, समर्थन में देश ये लोग कर रहे थे। तो नेहरू ने इसको भी नकारा, नेहरू ने इसको भी नकारा। ठीक है, पूंजी का मतलब, पूंजीवादी का मतलब होता था निजी क्षेत्र का वर्चस्व, क्षेत्रों का वर्चस्व, यानी एक तरह से बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, एक तरह से इसको तीनों ने दोनों को नकारा, लेकिन दोनों किसी को अच्छाई को मिला करके, है ना, एक अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिसको बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें लिखते हैं नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधुनिक राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझते थे। नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधुनिक राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझते थे। अर्थात वे अर्थव्यवस्था पर राज्य एवं निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों के पक्षधर थे। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी राज्य का भी अधिकार है और निजी क्षेत्रों का भी अधिकार है। राज्य व निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के अधिकारों के पक्षधर थे। और अच्छा करते हैं इसको, अधिकारों के मान्यता
के पक्षधर थे। थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, ट्रेस करते हैं ताकि बात समझ में आए और हमारा आंसर मौलिक बने। मौलिकता का मतलब यह है कितने अच्छे से बातों को समझा सकें व्यवहारिक रूप से। व्यवहारिक वो है जो बिल्कुल सही वे में काम किया जा रहा हो, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, उसको व्यवहारिक कहेंगे। अस्पष्टता, जो अस्पष्ट लिखे हैं, कोई तरह का जो है उसमें किंतु परंतु वाली भावना रह न जाए, बिल्कुल अस्पष्ट लिखना है, उसको बोलता है अस्पष्टता। जो मेष लिखने का क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ ज़रूरी है। उसमें है मौलिकता, अस्पष्टता, व्यवहारिकता, तो सबको लेकर चलेंगे। अस्पष्ट लिखेंगे। नेहरू मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधुनिक राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक समझते थे। अर्थात वे अर्थव्यवस्था पर राज्य व निजी दोनों क्षेत्रों के अधिकारों के मान्यता के पक्षधर थे। हो गया। दूसरा, 1991 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जिससे राष्ट्र विकास को गतिशीलता मिले। इसे तीव्रतापूर्वक विकास के लिए पहले योजना में कृषि तथा दूसरे में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी। आर्थिक नीति में ऐसा क्या योगदान किया नेहरू जी ने जो भारत आधुनिक बन गया? इसी को ध्यान में रखना है और आंसर लिखना है। तीसरा, लोकतांत्रिक आर्थिक नीतियों का अवलंबन किया है। यह इसका आर्थिक रोल, भूमिका भारत को आधुनिक बनाने में। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था देख लिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि भारतीय आर्थिक नीति पर जो है निजी और राज्य दोनों का अधिकार होगा। दूसरा, पंचवर्षीय योजना। अब नया देश आज़ाद हुआ है, अब विकास को गति कैसे दें? तो 5 वर्ष का प्लान लेके चला कि 5 वर्षों में क्या करना है देश के विकास में। तो सबसे पहली समस्या थी भूख की समस्या थी। खाएगा क्या मेरा देशवासी, है ना? पहले खाना, ठीक है। भूखे पेट क्या होता है लिख लिया पहले आप लोग। बड़ा बड़ा लिखिए, थोड़ा स्पष्ट लिखिए। इरफान, आप भी बड़ा बड़ा लिखेंगे, आप बड़ा बड़ा, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो चेक करने वाले लोग हैं वो बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, बहुत मोटे मोटे चश्मा पहन करके, उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। गहरे गहरे पेन से लिखें, बड़ा बड़ा लिखें, हटा हटा के लिखें। हटा हटा के मैंने लिखा है,
अगर मैं ऐसे लिखूं, नेहरू की मिश्रित अर्थव्यवस्था, मैंने एक लिखा है ऐसे, एक लिखा है ऐसे, कौन अच्छा है? उधर वाला। यहाँ लिखे हैं सब सट गया है, ठीक है। अब वो ऐसे के 3-4 बार देखेगा तब ना गौर से, उसे अच्छा कि वैसे लिखा जाए। बड़ा बड़ा लिखना है, हटा हटा के लिखना है, सीधा लिखना है, ऐसे ना हो लहराती बलखाती। एक हम लोग पढ़े थे बच्चे में, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, नहीं पढ़े हैं? तो वैसे ही बसंती हवा जैसे आती है तो अनाज जो है, अनाज के जो है पेड़ इधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं, ठीक है, बसंती हवा से। तो बसंती हवा से प्रभावित आपका राइटिंग ना हो, सीधा हो, स्ट्रेट हो, बड़ा बड़ा हो, अलग हटा हटा के लिखे आप, कोशिश करें। इसे 2 फ़ायदा है। पहला तो स्पष्ट आप अच्छे कॉपी हो जाएगा, पढ़ लेगा। दूसरा कि आपके कॉपी ज़्यादा लिखा हुआ लगेगा, हटा हटा लिखिएगा तो ज़्यादा लिखा हुआ लगेगा। एक साइकोलॉजी है, अगर कोई 2 पेज लिखा है, आप 4 पेज लिखेंगे तो ऑब्वियसली 1 नंबर बढ़ा ही देगा, 2 नंबर। ये साइकोलॉजी है, इससे आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए सारे मापदंड को पूरा करेंगे। स्मार्ट वही है जो परीक्षा पास कर जाए, ठीक है, वही स्मार्ट है ना। स्मार्ट तरीक़ों को अपनाएगा वही स्मार्ट है। खाली लंबा चौड़ा है और गोरा देखने में, गोरा नहीं कोई भी है रखा और उसको पता ही नहीं है, तो उसको स्मार्ट नहीं कहेंगे। स्मार्ट कहेंगे जो हर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए एग्ज़ाम में अपना परफॉर्म करे और पास कर जाए। जब परफॉर्म करेगा तो ऑलरेडी पास होगा, तो यही स्मार्ट नीति है। उसके बाद चलते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना। सबसे बड़ी समस्या थी जब देश आज़ाद हुआ था, तो इतनी बड़ी जनसंख्या खाएगा क्या? इसके लिए जो है निदान के लिए उन्होंने कृषि को पहला पंचवर्षीय योजना पर मान्यता दी। कृषि को पहला कि कृषि का विकास जो है चौमुखी तरह से हो, हर तरीके से हो। इन्होंने जो है कृषि को विकास किया ताकि भारत अनाज के मामले में, खाने के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। हम जितना उपजाएं और अपने उसमें घटे नहीं, बराबर हो जाए, उपभोग अच्छे से कर लें, कोई भूखा ना रहे, आत्मनिर्भर बने। और दूसरे में इन्होंने दिया औद्योगिकरण। चूँकि हमें नेहरू पढ़ना है, और नेहरू की मृत्यु 1964 में हो गई थी। नेहरू की मृत्यु 1964 में हो गई थी, तो जब तक जिंदा रहेगा तभी ना होगा भूमिका उसका, है ना। तो उसी को फोकस करते हुए हम लोगों ने इसको लिखा है। 66 में मरा था नेहरू, 64 में। और दूसरे में औद्योगिकरण। जब कृषि स्थिति कुछ मजबूत हुई तो अब ये समस्या खड़ा हुआ कि रोज़गार कैसे मिले और देश में उत्पादन कैसे हो। तो इसलिए दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, औद्योगिकरण को मान्यता दी गई। पहले के कौन थे इसके पंचवर्षीय योजना के? महालनोबिस। कौन मॉडल था? पहले पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन तैयार किया था, बताइए? पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन तैयार किया था? दूसरा, पहला डॉमर हेराल्ड मॉडल, पहला डॉमर हेराल्ड मॉडल। दूसरा पीसी महालनोबिस मॉडल। ये बहुत बड़े सांख्यिकी विद थे, ठीक है, पीसी महालनोबिस। और इसी के जो है नेतृत्व में दूसरा पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया गया। तीसरा, लोकतांत्रिक आर्थिक नीतियाँ, जो लोगों के पब्लिक के लिए हो, पब्लिक के लिए प्रिय हो, ये सारी नीतियाँ थी। आगे चलते हैं फिर। तीसरा,
विज्ञान विज्ञान के प्रति ऐसा क्या किया कि भारत आधुनिक बन गया? विज्ञान में क्या ऐसा इन्होंने रोल निभाया कि भारत जो है आधुनिक राष्ट्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ? और जो इसमें क्या भूमिका रही नेहरू की, इसको देखना है। पहला, नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण में विज्ञान को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि बिना विज्ञान के हमारा देश आधुनिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि यूरोप में जो है विज्ञान के बल पर यूरोप ने काफ़ी तरक्की कर लिया था। पश्चिमी देश बिल्कुल जो है विज्ञानवाद से काफ़ी प्रभावित थे, और नेहरू जी जब यूरोप गए थे तो वहाँ के विज्ञानवाद से बहुत प्रभावित थे। वे चाहते थे कि हम भारत में जो है विज्ञान पद्धति को अपनाए और आधुनिक भारत बन सके, आधुनिक और शक्तिशाली दोनों। इसके लिए उन्होंने क्या किया? सबसे पहले 1948 में परमाणु ऊर्जा कानून का अवलंबन किया, जिसे भारत शक्तिशाली देश बन सके। ये तो लिखा ही दिया है। दूसरा, 1951 में विज्ञान मंत्रालय का गठन देश शक्तिशाली बने। बिना परमाणु ऊर्जा के आप इस वक्त जो है शक्तिशाली देश की कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसा अभी माहौल है। ये बात नेहरू जी को पहले ही पता था। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए परमाणु बहुत आवश्यक था, चाहे बिजली हो, चाहे और भी ऊर्जा आवश्यकता हो। तीसरा, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना चौथा, 1958 में संसद में राष्ट्रीय विज्ञान नीति राष्ट्रीय विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित किया। पांचवा, 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया।
नेहरू चाह रहे थे कि हमारा देश मजबूत बने, सामरिक दृष्टि से भी। उसके लिए उन्होंने विज्ञानवाद को आवश्यक समझा और जो है परमाणु ऊर्जा कानून को अपनाया 1948 में। 51 में विज्ञान मंत्रालय का गठन किया। 54 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। 1958 में संसद में जो है राष्ट्रीय विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित किया और 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन बाद में ही प्रोग्रेस कर करके इसरो का स्थापना हुआ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 58 में। इसरो की स्थापना कब हुई है? पीछे से इसरो की स्थापना कब हुई है इरफान? 1969। बहुत करीब पहुंच गए हैं। 9 कौन बोला था? 69। हाँ 69। तो बोलिए इसमें इतना। अच्छा तो कायम रहना है अपनी बातों पर। आप अगर सच बोले तो कायम रहना है, सच्चाई पर कायम रहना है, नहीं कहा जाता है। सच्चाई पर कायम रहिए, ठीक है। बाकी हाँ, कोई भी जो है हवाएं आपको जो है हटा नहीं सकती, क्या बोलते हैं उसको, लक्ष्य से डिगा नहीं सकती। आप मजबूती के साथ खड़े रहिए। 69 है बोले तो हाँ 69 बोलेंगे सर, क्योंकि हमको पता है। चलते हैं तीसरा, चौथा समाजवाद। समाजवाद के प्रति क्या भूमिका रही जो भारत आधुनिक बन गया? नेहरू ने कौन ऐसा भूमिका निभाया? नेहरू समाजवाद से शुरू से ही प्रभावित थे। रूस का दौरा किया और वहाँ की स्थिति से जो है अवगत थे और नेहरू चाहते थे कि समाजवाद भारत में लागू किया जाए, लेकिन इसकी अतिशयोक्ति के बुनियाद पर नहीं, अति पर नहीं। जैसा रूस में चल रहा था वो ज़्यादा हाँ निरंकुशता पर आधारित समाजवाद था, इसके वो विरोधी थे। तो चलिए देखते हैं समाजवाद। नेहरू का समाजवाद